तो आज हम बिल्व के विषय में थोड़ी सी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कोई इंडिविजुअल पेप टॉक का विषय नहीं है। जैसे कि मैं हमेशा बताते आया हूँ कि आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग का ये मतलब नहीं है कि मैं आपको कुछ बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ बताने जा रहा हूँ। वैसी उतनी हमारी औकात नहीं है कि कोई आउट ऑफ द बॉक्स हम सोचें। चीज़ें संहिताएँ में ही है, हम उसे देख नहीं पाते, ढूंढ नहीं पाते। ये हमारा प्रॉब्लम है। इसी की वजह से यदि हम वो देखने लग जाए उस तरह से, अलग अलग एंगल से, तो अपने आप आउट ऑफ द बॉक्स चीज़ें निकल के आती है। तो अभी बिल्व के विषय में यदि देखें तो सबसे पहले उसकी पर्याय देखने चाहिए कि किस नाम से वो कहा गया है। तो बिल्व को कहा जाता है रोगाण विलति भिनत्ति, जो रोगों के समूहों को नष्ट कर दे वो बिल्व है। उसे ही शांडिल्य भी कहा गया है, यानी कि जो पीड़ा को दूर करता है। उसे ही मालूर कहा गया है, जो शरीर की शोभा बढ़ाता है। तो पर्यायों से भी उसकी व्याप्ति समझ में आती है, कहाँ कहाँ पर उसे यूज़ किया जा सकता है। अब वेरी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग बिल्व के बारे में यह है कि इसका समावेश आस्थापनोपग महाकषाय में, अनुवासनोपग महाकषाय में, ये दोनों ही जगह किया हुआ है, और अर्शोग्न महाकषाय में भी है। तो आप देखिए इसका कार्य क्षेत्र पक्वाशय पर जा रहा है, और इसका सीधा सा अर्थ है। और यदि हम श्लोक भी देखें अग्र संग्रह का चरक का, तो वो कहते हैं कि बिल्वम सांग्राहिक दीपनीय वात कफ प्रशमनाणाम। तो ये आपको कभी नहीं भूलना है कि वात कफज कंडीशन में जहाँ जहाँ पर संग्रहण की आवश्यकता है और दीपन करने की आवश्यकता है, वहाँ तो यूज़ करना ही है, तो जाहिर सी बात है। लेकिन अभी इन दो तीन संदर्भों को यदि हम साथ में देख लें, तो बिल्व एक ऐसा द्रव्य है जो पुरुष अग्नि पर काम करता है। दिस इज़ आउट ऑफ द बॉक्स। अभी पुरुष अग्नि क्या है? तो हर एक जो भाव पदार्थ है शरीर में उसका अग्नि होता है। तो पुरुष का भी एक अग्नि है, मूत्र का भी एक अग्नि है, हर एक परमाणु का अग्नि है। वहाँ पर जो पचन होना आवश्यक है उसके लिए अग्नि होता ही है। तो पुरुष के अग्नि पर काम करने वाला द्रव्य जो है वो बिल्व है। इसीलिए उसे आस्थापनोपग में भी लिया है, अनुवासनोपग में भी लिया है, और अर्शोग्न में भी लिया है। इस लिहाज से देखा जाए तो यदि बिल्व का नित्य सेवन अपान काल में ऐसे रोगियों को दिया जाए जिनको आंत्र दौर्बल्य है, नित्य पकवाशय से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, आईबीएस है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, क्रॉनिक कॉन्स्टिपेशन है, तो वहाँ पर संग्रहण होने के बावजूद ये आस्थापनोपग होने के कारण मलों को, पुरुष अग्नि को क्वालिटी वहाँ पर सुधार के आगे जाके उसकी वजह से मल प्रवृत्ति अच्छे होने में मदद होगी। तो इसको सूक्ष्म मात्रा में आप अपान काल में इसको दे सकते हैं इन सब इफ़ेक्ट्स के लिए। और एक इम्पॉर्टेंट बात आपको बताना चाहूँगा कि बिल्व के साथ ही ऐसे दो और द्रव्य है, एक है शतपुष्पा और दूसरा है मदन फल, जिनको आस्थापनोपग और अनुवासनोपग दोनों में यूज़ किया गया है। इसका मतलब यह है कि अनुवासन बस्ती जब आप दे रहे हो किसी को, स्नेह बस्ती जब दे रहे हो, तो उसमें अवश्य आपको बिल्व चूर्ण, मदन फल चूर्ण और शतपुष्पा चूर्ण मिलाकर ही देना है। उससे अनुवासन बस्ती का रिटेंशन टाइम बढ़ जाता है और उसका रीच जो है वो परमाणु लेवल पर और सूक्ष्म लेवल तक होने में मदद हो जाती है। और आस्थापन ओपक भी है, तो उस ये तीनों का कॉम्बिनेशन आपको यूज़ करना ही है कल्क में, काढ़े में, ताकि आस्थापन बस्ती की एक्शन और अच्छे से होने लग जाए। ये तीनों ही द्रव्य भी पुरुष अग्नि पर बहुत अच्छी तरह से काम करते हैं। तो पुरुष अग्नि पर भी करते हैं और शोष्यमान वह्नि पर भी करते हैं। जैसे गृहिणी में बताया, तो शोष्यमान वह्नि कोई अलग प्रकार का वह्नि नहीं है, वो वही वह्नि है जो गृहिणी में स्थित है, लेकिन उसका जो इफेक्ट नीचे तक दिखता है, तो उस नीचे के इफेक्ट को और वृद्धिंगत कराने वाले ये ऐसे द्रव्य है। तो इस प्रकार से आप उनको ज़रूर अपने प्रैक्टिस में शामिल कीजिएगा। बिल्व पत्र स्वरस का तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा अनेक कंडीशंस में होता है। नित्य का जो दौर्बल्य आता है तो उसमें एक करीब 10 ml स्वरस, 10 ml खड़ी शक्कर में मिक्स करके ये दौर्बल्य का भी नाश करता है। विषम ज्वर, वातज, हृदरोग, इनको भी कम करने में मदद होती है। बिल्व जो है ये मूत्र संग्रहणीय भी है। इसके जो पत्ते हैं वो मूत्र संग्रहणीय भी है। बहुत सारे हम पेशेंट्स देखते हैं प्रमेह के, जिनको बहुत बार मूत्र प्रवृत्ति होती है। बिना प्रमेह के भी ऐसे बहुत सारे रुग्ण आते हैं जिनको वारंवार मूत्र प्रवृत्ति होती है। उनमें यदि आप बिल्व पत्र स्वरस थोड़ा सा हरिद्रा चूर्ण मिक्स करके या अजवाइन चूर्ण मिक्स करके देते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा लाभ दिखता है।